जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस.के. आनंद और आप देख रहे हैं एस.के. एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, ये मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, यहाँ पर जो मॉडल पेपर हमने लिया है उसमें आपके PYQ क्वेश्चन बेस्ड ये मॉडल पेपर है और आपको पता ही है कि PYQ क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट होता है। जो भी आपका सीटेट का पेपर होता है उसमें उसमें PYQ क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। अगर PYQ एज इट इज रिपीट नहीं होता है तो उसी क्वेश्चनों के आधार पर नए क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आपको पेपर के दृष्टिकोण से यह मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। टोटल आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? तो टोटल आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर बेटा पहला क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाव देता है? तो विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है वो क्या सुझाव देता है? क्या विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, या ऑप्शन बी कह रहा है विकास सिर से पैर की ओर होता है, या ऑप्शन सी कह रहा है विकास पैर से सिर की ओर होता है, या डी कहता है विकास अनियंत्रित होता है। तो विकास किधर से किधर के लिए होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, फटाफट नीचे आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, आंसर कमेंट करिए। जैसे पहला है तो पहले का A B C जो आपको लग रहा हो उसकी सीधा यहाँ पर लिखिए, ए का बी, ए का सी, ए का डी, दो का जे भी रहे तो सीधे आप ऐसे लिख करके कमेंट करते रहिए। आपको व्याख्या सहित उत्तर देना है तो आप व्याख्या सहित भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पूछा था विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या है? तो देखिए, जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है वो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी जो आपका विकास किधर से किधर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि बच्चा पहले सबसे पहले क्या चीज संभालता है? जब नवजात शिशु होता है तो धीरे धीरे पहले वो अपने सिर को संभालना सीखता है। ठीक है, उसके बाद हाथ पैर हाथों को संभालना सीखता है, हाथों से चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद वो कमर से बैठना सीखता है, उसके बाद अंत में जाके वो पैरों पर खड़ा होना सीखता है। तो क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन बी, सिर से पैर की ओर आपका विकास होता है बच्चे का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो अवस्था है, किस अवस्था में बच्चे की वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगते हैं? देखिए, जीन पियाजे का जो सिद्धांत रहा है क्या रहा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला संवेदीगामक अवस्था, जिसको इंद्रजनित अवस्था भी कहते हैं, ये जन्म से 2 वर्ष चलती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रांतमक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष चलती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रांतमक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष चलती है। और अंतिम होती है अमूर्त संक्रांतमक अवस्था। तो यहाँ पूछा वस्तु स्थायित्व का गुण। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व का गुण जो बच्चे में आता है वो संवेदीगामक अवस्था या इंद्रजनित अवस्था में आता है। ठीक है, ये जन्म से यानी कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है। कितने से? 0 जन्म से या 0 से 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो देखिए, लेवाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा है बच्चा जो सीखता है समाज की अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, यानी कि बच्चे जो होते हैं समाज में उपस्थित वयस्कों की अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है अनुवांशिकता के द्वारा, बी कह रहा है सामाजिक संपर्क से, सी कह रहा है दंड और पुरस्कार से, या ऑप्शन डी कह रहा है परिपक्वता से। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर जिन यहाँ पर आए जहां पर लेवाइगोस्की है वहां जहां मिल जाए इनका सामाजिक सामाजिक मिल जाए, सांस्कृतिक मिल जाए, तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में सीधा लिखा है सामाजिक संपर्क से। तो सामाजिक संपर्क से बच्चा सीखता है लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण में व्यक्ति कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए, लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें से 3 स्तर और 6 चरण इन्होंने बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, 3 स्तर और चरण 6 बताए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्तर के 2 चरण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बताया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस स्तर में ऐसा होता है? तो क्या पूर्व परापरंगत स्तर, परापरंगत स्तर, उत्तर परापरंगत, या अमूर्त स्तर पर? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्थात जो है परापरंगत स्तर। ठीक है, कौन सा? परापरंगत स्तर। आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो जो एक प्रगतिशील शिक्षा होती है उसकी मुख्य व्यवस्था जो विशेषता होगी क्या होगी?
क्या केवल पाठ्यपुस्तक आधारित होती है, सक्रिय सहभागिता और सहयोग, या फिर अध्यापक पूर्ण नियंत्रण, या फिर बार-बार परीक्षा लेना? तो देखिए जहाँ पर आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित आ जाए, केवल मात्र और पाठ्यक्रम को खत्म करना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या पुस्तक केंद्रित शिक्षा, या फिर अंकों की होड़ के लिए, तो सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। जहाँ पर अधिक अभ्यास करा जाए, अधिक परीक्षाएं किए जाएं, तो निगेटिव होते हैं। तो आप जो देखिए केवल यहाँ मिला, केवल आपका कट जाएगा, बार बार परीक्षा लेना, आपको यह कट गया, ठीक है। अध्यापक का पूर्ण नियंत्रण, तो ये जरूरी नहीं हो। अध्यापक का पूर्ण नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि ये उसमें कसौटी में रहेगा क्लास, तो ये भी आपका कट जाएगा। बचेगा क्या, सक्रिय सहभागिता और सहयोग। तो एक प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, यानी बच्चा और टीचर की सक्रिय सहभागिता हो, और अध्यापक का क्या हो, अध्यापक का सहयोग होना चाहिए, तब वह प्रगतिशील शिक्षा कहलाएगी, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम वही कहलाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और इरादों को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है, तो हावर गार्डनर का सिद्धांत कौन सा है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने अलग अलग प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर पहला है कि यहाँ पर दूसरे की मनोदशा और स्वभाव इरादे समझने के लिए कौन सी बुद्धि होगी, अंतर व्यक्तित्व होगी, फिर अंतरा व्यक्तित्व होगी, या फिर स्थानिक बुद्धि होगी, या फिर भाषाई बुद्धि होगी? तो देखिए यहाँ पर कौन सी बुद्धि हो जाएगी, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमेशा रचनात्मकता पर बल देती है, यानी बच्चा करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है, ठीक है। तो क्या रटन अधिगम पर बल देती है? नहीं। केवल मानकीकृत पाठ्यक्रम पर न बल देती है? नहीं। परीक्षा लेने के लिए पढ़ाना? नहीं। लचीला और बहुस्तरीय शिक्षण होना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लचीला और बहुस्तरीय शिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सीखने के लिए आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। तो सीखने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो क्या छात्रों को पास या फेल करना उद्देश्य होना चाहिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना और फीडबैक देना, या फिर छात्रों के बीच तुलना करना, या फिर केवल ग्रेड देना? तो केवल ग्रेड देना जो है नहीं होता है, ठीक है। केवल ग्रेड देना उद्देश्य नहीं होता है शिक्षण का। ये छात्रों के बीच में तुलना करना उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। छात्रों को फेल पास करना उद्देश्य नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना और फीडबैक देना, या बच्चा क्या सीख पा रहा है, नहीं क्या नहीं सीख पा रहा है, उसकी प्रक्रिया में सुधार करना, और कितना सीख पा रहा है उसका फीडबैक देना ही होता है आपका आकलन करने का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए समावेशी शिक्षा क्या होती है पहले आप ये जानिए, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में जहां पर सभी बालक एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, सभी प्रकार के बालक, सृजनशील बालक, पिछड़े बालक और प्रतिभाशाली बालक, ये सभी बालक जब एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं तो बहुत ही समावेशी कक्षा। अब यहाँ पर पूछा है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो क्या केवल प्रतिभाशाली बालक पर ध्यान देना चाहिए? तो नहीं। विकलांग बच्चों को अलग करना चाहिए? नहीं। हर बच्चे की क्षमता और आवश्यकता को समझना चाहिए और सम्मान देना चाहिए, और जो बच्चे हों उनकी क्षमता के अनुसार जो भी टीएलएम के माध्यम से बच्चा सीख पा रहा हो, उन शिक्षण सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए जो है सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया का मुख्य डिस्लेक्सिया का मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ? जो डिस्लेक्सिया है मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? क्या पढ़ने से जुड़ा हुआ है, या फिर लिखने से, या फिर गणित से, या फिर चलने फिरने से? तो किससे जुड़ा हुआ? तो डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित विकार होगा, पठन संबंधी विकार होगा, जिसमें बच्चे जो है शब्दों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते। क्या शब्दों का उच्चारण जो है बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। लिखने से हो जाता है डिस्ग्राफिया, और गणित से क्या हो जाता है? गणित से हो जाता है आपका डिसकैलकुलिया। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका लिंग यानी कि जेंडर एक अवधारणा कैसी है? क्या जैविक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, या फिर शारीरिक है? तो लिंग कैसा है? तो लिंग जो है बेटा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी यानी कि सामाजिक। लिंग जो है एक सामाजिक अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? तो बच्चे का सामाजिकरण स्टार्ट कहाँ से होता है? क्या विद्यालय से, मीडिया से, परिवार से, या सरकार से? तो सामाजिकरण बच्चे का स्टार्ट होता है आपका हमेशा कहाँ से बेटा? परिवार से। परिवार से स्टार्ट होता है, और जो अगर गौड़ पूछेगा, द्वितीय पूछेगा, तो आपका हो जाएगा विद्यालय और मीडिया, ठीक है, उस और पास पड़ोस जो भी होगा। निष्क्रिय समाजीकरण कहाँ से होता है बच्चे का? तो
आपको विकल्प मिलेगा कौन सा, पुस्तकालय का, तो वहां पे निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र के प्रतिपादक कौन है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, जब पियाजे होंगे क्या, या फिर लेवाइगोस्की, या फिर स्किनर, या फिर अल्बर्ट बंडूरा, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लेवाइगोस्की। लेवाइगोस्की यानी कि जेडपीडी के अवधारणा दिया है इन्होंने, प्रतिपादक हैं। जेडपीडी हो, स्कैफोल्डिंग हो, एमकेओ हो, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत व्यक्तिगत वार्ता हो, ये सभी किसने बताई है? ये बताए हैं लेवाइगोस्की ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के संरक्षण की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? संरक्षण की अवस्था किस में विकसित होती है? संवेदीगामक, मूर्त संक्रात्मक, संवेदीगामक, पूर्व संक्रात्मक, मूर्त संक्रात्मक, या फिर अमूर्त संक्रात्मक। तो ये जुड़ा हुआ किससे? जीन पियाजे से, ठीक है, जीन पियाजे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रात्मक अवस्था। यहाँ पर कंजर्वेशन के बारे में पूछा गया है आपसे, तो ये मूर्त संक्रात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है? तो क्या जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक है, उसका उदाहरण इसमें से कौन सा होगा? क्या इनाम पाने के लिए पढ़ना, ये होगा, या फिर माता पिता की डांट से बचने के लिए पढ़ना, ये होगा, या फिर आपको ऑप्शन सी कह रहा है कि अपनी रुचि और आनंद के लिए पढ़ना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ना। तो देखिए, जो अपना आंतरिक प्रेरणा होता है वो इनाम पाने के लिए पढ़ना नहीं होता है, माता पिता की डांट से बचने के लिए पढ़ना नहीं होता है, कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी कटेगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अपनी रुचि और आनंद के लिए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन यंत्र यानी कि एलईडी की अवधारणा किसने की है? भाषा अर्जन यंत्र की अवधारणा किसने दी है? तो देखिए, क्या नॉन चॉम्स्की ने दी, पियाजे ने दी, वाइगोस्की ने, या फिर स्किनर ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, नॉन चॉम्स्की महोदय ने एलईडी की अवधारणा दी है। इन्होंने बताया था कि बच्चे में जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। एलईडी यंत्र बच्चे में जन्मजात होता है, नॉन चॉम्स्की का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता, उसका उद्देश्य क्या होता है? केवल शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना? तो नहीं, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना नहीं हो जाएगा। ऑप्शन भी कह रहा है बच्चे के विकास के सभी पहलुओं यानी कि शैक्षिक शैक्षिक का मूल्यांकन करना। तो हाँ, बिल्कुल यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का जो है मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे सह-शैक्षिक हो, जिसमें बच्चे का असेसमेंट, ठीक है, बच्चा खुद का मूल्यांकन करेगा, बच्चे के जो सहपाठी होंगे यानी कि साथी होंगे वो मूल्यांकन करेंगे, और टीचर खुद मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो 3 लोग मिलकर इस मूल्यांकन को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत इसमें से नहीं है? क्या निरंतरता का सिद्धांत नहीं है, एकीकरण का सिद्धांत नहीं है, विकास प्रतिवर्ती होता है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता? तो यहाँ पर देखिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट क्वेश्चन लिख जो है आंसर उसका देते रहे। तो सही जवाब बेटा यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि विकास प्रतिवर्ती होता है, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये रूल आपने कभी नहीं पढ़ा। निरंतरता का सिद्धांत आपने पढ़ रखा है, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत पढ़ा है आपने, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आपने पढ़ा है, लेकिन आपने विकास प्रतिवर्ती होता है यह सिद्धांत आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संशोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या उन देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब आए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर समझ नहीं आता क्वेश्चन तो आप एनिमेशन मेथड का इस्तेमाल किया करिए। हमने स्टार्टिंग से इस बात को कहा है कि आप एनिमेशन का इस्तेमाल करिए। उसमें क्या होता है कि जो आपके टैग वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे को कष्ट हो रहा है, उन विकल्पों को काटते जाइए और सही विकल्प ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आप एज इट इज शिक्षक मानिए और बच्चे के लिए कैसे करेंगे? तो क्या उन्हें समूह से अलग पढ़ाना चाहिए? तो नहीं, बच्चे को समूह से कभी अलग नहीं करना होता, हमेशा ये निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाता है, ठीक, अलग करना। उनकी अनदेखी करना तो नहीं, बच्चे को कभी अनदेखा नहीं करना है उनके अनुभव को, ठीक है। उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए भेजना तो नहीं, आप व्यावसायिक शिक्षा नहीं देंगे, ऑप्शन डी में कहा है। लेकिन सी में क्या कहा है, उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को समझना और सम्मान देना। तो देखिए, जहाँ पर बच्चे को क्या करना है, बच्चे को हमेशा सम्मान देना है, उनके अनुभव को हमेशा सम्मान देना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भले आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो,
लेकिन आंसर आप निकाल सकते हैं फिर भी। सीडीपी पेडागोजी में आप हमेशा जो है एनिमेशन मेथड का इस्तेमाल करिए और आंसर ऑटोमेटिक निकल कर सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कह रहे पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण का अर्थ क्या है? यानी कि जो आत्मसातीकरण होता है उसका अर्थ क्या है? तो क्या मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना होता है ये, या फिर नई जानकारी के लिए स्कीमा बदलना है, या फिर जानकारी भूल जाना, या फिर संतुलन खो देना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब बेटा हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, मौजूदा जो है मौजूदा जानकारी हो उसमें पुरान जो आपके मौजूदा स्कीमाज हों, ठीक है, उसमें नई जानकारी को जोड़ना, यानी कि जो पुरानी जानकारियां हों उसमें नई जानकारी को ऐड करना, ये आत्मसातकरण कहलाता है, ठीक है। और स्कीमा क्या होता है? तो जानकारी के छोटे छोटे पैकेट को किसी भी जानकारी को छोटे छोटे पैकेट के रूप में दिमाग में संरक्षित करना ही जो है स्कीमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में अधिगम को कैसे देखा जाता है? तो ज्ञान का निष्क्रिय स्थानांतरण के रूप में। तो कभी ज्ञान बेटा क्या होता है? ज्ञान कभी निष्क्रिय नहीं होता है। क्या? ज्ञान कभी बच्चे में ज्ञान क्या निष्क्रिय नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका कटेगा। ज्ञान का सक्रिय निर्माण, तो ये हो जाएगा आपका बच्चा सक्रिय होकर जो सीखेगा, बच्चा सक्रिय होकर सीखेगा। तो एनसीएफ 2005 यही कहता है और एनपी 2020 की बच्चा सक्रिय रहे। तो ज्ञान का सक्रिय निर्माण ही ऑप्शन सही हो जाएगा। या केवल याद कराना गलत होगा, अनुकूलन और प्रतिक्रिया आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक कवि या लेखक में किस प्रकार की बुद्धि अधिक होने की संभावना होती है? तो क्या तार्किक बुद्धि होगी, भाषाई बुद्धि होगी, संगीतमय बुद्धि होगी, या फिर शारीरिक गतिक बुद्धि होगी? ठीक है, तो लेखक में या कवि में कैसे बुद्धि होगी? तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका भाषाई बुद्धि होगी। एक लेखक जो होता है या कवि जो होता है अपनी भाषाई बुद्धि का इस्तेमाल करता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और यहाँ पे देखिएगा, जो तार्किक बुद्धि किसमें होती है? इंजीनियर में होती है। संगीतक बुद्धि किसमें होती है? तो जो आपके सिंगर होते हैं उनमें। गतिक बुद्धि, जो शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, तो ये खिलाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो हमेशा हमने आपको इस क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस सेट में लिया था, उसमें भी हमने आपको बताया था जो शिक्षक होगा एक सुगमकर्ता होगा या एक सहयोगी, ठीक है, उसके अनुसार बच्चे के साथ काम करेगा, यानी बच्चे के लिए एक ऐसी व्यवस्था देगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा जिसमें बच्चे जो हैं अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकें और अपने खेल से या फिर अपने अनुसार बच्चे खुले मन से शिक्षा ले सकें, ग्रहण कर सकें, सीख सकें। तो ये एनसीएफ 2005 कहता है। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है सत्तावादी। तो जो है टीचर को कभी सत्तावादी नहीं होना चाहिए, टीचर को कभी सत्तावादी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन कह रहा है सुविधादाता, यानी सुविधादाता कहे या जो है सहयोग कर्मी कहे, या ऐसे कुछ वर्ड मिले आपको तो हमेशा वही चीज सही हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय तो नहीं। अगर टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे स्कूल में कैसे सीख पाएंगे? केवल व्याख्याता पुरानी प्रणाली तो खत्म हो चुकी है अभी से, ठीक है, काफी टाइम पहले। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निजी वाक शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग या स्किनर? तो हमने आपको आज की इसी वीडियो में इस चीज को भी बताया है। जब दूसरा क्वेश्चन, आई थिंक दूसरा ही क्वेश्चन था, तभी हमने इस बात को बताया। तो प्राइवेट स्पीच किसकी है? प्राइवेट स्पीच बेटा किसकी है? वाइगोस्की की है। फिर से बता रहे हैं, जो प्राइवेट निजी वाक का है या निजी वार्ता का है, प्राइवेट स्पीच जिसको कहते हैं, वो या फिर जेडपीडी हो, या फिर स्कैफोल्डिंग हो, या फिर आपका एमके हो, यानी कि मोर नॉर्चबल अदर। तो ये सभी अवधारणाएं किसकी हैं? ये लेवाइगोस्की की हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू की गणना का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, या फिर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 10, या फिर मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु। तो बुद्धिलब्धि का सूत्र जो होगा बेटा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 आपका होता है बुद्धिलब्धि का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में इसके बारे में बात की थी। तो क्या आपकी सजा की प्रणाली है, या फिर ज्ञान का संगठित संरचना है, फिर पढ़ाने का तरीका, या फिर शारीरिक विकास है? तो स्कीमा बेटा क्या होता है? स्कीमा ज्ञान को संगठित संरचना, यानी कि ज्ञान के जानकारी को छोटे छोटे पैकेटों के रूप में मेमोरी में स्टोर करना ही स्कीमा कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बच्चा तर्क देते हुए एक बच्चा तर्क देता है कि हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि उससे पुलिस पकड़ लेगी। कोहल वर्ग के किस चरण में है? तो लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें आपके हिंज की स्टोरी सुनाई गई होगी। आपने हिंज की स्टोरी आप सभी जानते होंगे, तो उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस आपको ये बताएंगे कि एक बच्चा कहता है या तर्क देता है कि हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेगी। तो क्या दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास होगा, या सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत अभिविन्यास होगा, या फिर यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत? तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब बेटा जाएगा यहाँ का ऑप्शन ए, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ठीक है, आप ऐसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचते कि पुलिस पकड़ लेगी तो क्या होगा, दंड मिलेगा, तो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गामक कौशल है, यानी कि फाइन मोटर स्किल का उदाहरण क्या है? दौड़ना है, लिखना है, कूदना है, या फिर तैरना है? तो यहाँ पर पूछा है फाइन स्किल यानी कि सूक्ष्म गामक। इसका सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा बेटा ऑप्शन बी, लिखना। लिखना एक सूक्ष्म मोटर स्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लड़कों को अक्सर उपहार में कार और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है, यह क्या है? तो जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता, या फिर जैविक अंतर है? तो यहाँ पर सही जवाब बेटा क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा, अगर हमेशा लड़कों को उपहार में कार दी जाए और लड़कियों को गुड़िया दी जाए तो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में प्रकृति बनाम पोषण में प्रकृति का क्या अर्थ होता है? तो प्रकृति क्या हमारे आसपास का वातावरण, या फिर जैविक विशिष्ट वंशानुक्रम, या फिर विद्यालय का माहौल, या फिर शिक्षकों का उपहार? तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन ए हो सकता है सोच रहे हो हमारे आसपास का वातावरण, लेकिन इसमें जैविक अविशिष्टताएं या वंशानुक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके सीडीपी के आज के टोटल 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना है, और अन्य प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।